ये आकाशवाणी है। नाम की भीख। आज प्रस्तुत है पृथ्वीनाथ शर्मा का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं ये नाटक नाम की भीख। भोर भई उठ जाग मुसाफिर, भोर भई उठ जाग मुसाफिर, प्रभु का सिमरन कर ले, भला करे भगवान तिहारा, दान पुण्य कुछ कर ले। कितना सुहाना उजला दिन है ये। होटल की खिड़की से ये सुनहरी किरणें ऐसे आ रही हैं मानो सखी दाता ने भिखारी की झोली सोने के तारों से भर दी हो। वो सामने वाली सड़क पर कोई भिखारी गा रहा है। सुबह सवेरे कितना अच्छा लग रहा है उसका ये गीत। मैं भी दूर पूर्वी अफ्रीका से यहाँ दिल्ली आई थी भिखारिन बनकर, नाम की भीख मांगने। सखी दाता ने मेरी झोली में अपना सर्वस्व डालकर मुझे निहाल कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कौन। ओह इला, कहो बेटी। हाँ, अरे इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? यूं ही जरा बाहर घूमने। मम्मी, रात डैडी कब गए? याद नहीं। मेरा ख्याल है वो यहाँ होटल से अपने घर काफी रात गए, शायद कोई 1 बजे गए थे। शायद। लेकिन इला तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? यूं ही। अच्छा, मैं चलती हूँ। हैं? आज सुबह सवेरे इस इला को क्या हुआ? ये मेरी बेटी मुझसे कैसे बातें कर रही थी, मुझे कैसे देख रही थी मानो मैंने कोई अपराध किया हो। लेकिन मैं तो इसी की खातिर पूर्वी अफ्रीका से चलकर दिल्ली आई थी ताकि ये अपने मनपसंद वर से शादी कर सके। शादी की राह में जो अड़चन है वो दूर हो जाए, लड़के और उसके माँ बाप को विश्वास हो जाए कि इला का बाप दिल्ली का एक संभ्रांत व्यापारी है और उससे मेरी बाकायदा शादी हुई थी। हाँ, मैं इला की ही खातिर 20 बरस बाद दिल्ली आई थी। आने के बाद जो कुछ हुआ है या जो होने जा रहा है उसके लिए मैं दोषी नहीं। है? ये कैसी हंसी? ये कौन मुझ पर हंस रही है? तुम पर मैं हंस रही हूँ। मैं, तुम्हारी अंतरात्मा। तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे नहीं। यहाँ अब जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम ही दोषी हो। बिल्कुल नहीं। 20 बरस पहले जब मैं इनकी माँ के कारण इनसे अलग हुई थी तो हमेशा के लिए ऐसा नाता तोड़ा था कि मैंने अपना नाम तक बदल लिया था। मैं शारदा शंकर से सुनंदा बन गई थी और अकेली दूर पूर्वी अफ्रीका में जा बसी थी। अब जब 20 बरस के बाद मैं अपनी बेटी की खातिर वापस यहाँ आई तो मैंने सोचा भी नहीं था कि। क्यों झूठ बोलती हो? याद करो वो क्षण जब तुम पहली बार अपने भूतपूर्व पति शंकर देव के घर गई और जब तुम्हारी पहली भेंट अपनी सौत अनुराधा से हुई तो तुम्हारे मन पर क्या बीती थी? और फिर जब शंकर देव से मिली तो। अरे तुम शारदा? ओह, मैं अब शारदा नहीं, सुनंदा हूँ। खैर, तुम अचानक कहाँ से उतर पड़ी? उतरी कहाँ, मैं तो यहाँ आने को स्वर्गारोहण कहूंगी। वो कैसे? स्वर्ग का कौन सा सुख आपके सुखधाम में नहीं, इसीलिए सोचती हूँ कि मेरा यहाँ आना उचित है भी या नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? 20 वर्षों के बीते बिसरे अतीत को जगाने का मुझे अधिकार ही क्या है? अगर मजबूरी न होती तो ये ढिठाई न कर पाती। मजबूरी कैसी? 20 वर्ष पहले मैं शारदा शंकर थी। जब अलग हुई तो मैं तुम्हारा वो नाम त्याग कर सुनंदा बन गई। अब अचानक तुम्हारे त्यागे हुए उसी नाम की फिर से जरूरत पड़ गई है। उस नाम को त्यागा क्यों? क्रोध के आवेश में, आदर्श से भ्रष्ट होकर नहीं। आज भी तुम वही भावुक पहेली हो जिसने एक दिन उषा का प्रकाश मेरे चारों ओर बिखरा दिया था। छोड़िए पुरानी बातें। तो क्या नाम की भीख आप मुझे देंगे? उसकी अचानक जरूरत क्यों आ पड़ी?
अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए, बेटी के विवाह के लिए। बेटी? वो इला ना, वो तो बहुत बड़ी हो गई होगी। कैसी लगती है? वैसे ही जैसे 21 बरस की एक लड़की लग सकती है। देखेंगे। क्या तुम्हारे साथ आई है? हाँ, उसे होटल में छोड़ आई हूँ। ओ, तुम माँ बेटी होटल में ठहरी हो? चलो, मैं इला को देखना चाहूंगा। लेकिन आप अभी तो न चल सकेंगे, आपको अभी क्लब जाना है। आपकी... अच्छा, तो तुम अनुराधा से मिल चुके हो? आते ही पहले उन्हीं से भेंट हुई थी। उन्हीं ने बताया कि आपको... खैर, तुम इतने दिन कहाँ रही? पूर्वी अफ्रीका में। वहाँ क्या करती रही? मजदूरी तो नहीं की, लेकिन मेहनत से नहीं बच सकी। मुझ पर क्रोध तो बहुत आता होगा। कुछ दिन अवश्य, लेकिन उसके बाद नहीं। क्या इसलिए कि फिर मेरी याद ही भूल गई? इसके सिवा चारा ही क्या था। लेकिन आज सब कुछ फिर नेत्रों के सामने नाचने लगा है। ये मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य है या दुर्भाग्य, इसके निर्णय में तो समय लगेगा। क्यों? क्योंकि दबी हुई चिंगारी फिर से सुलगकर सुंदर दीप शिखा का रूप भी धारण कर सकती है और जलाकर राख कर देने वाली लपट भी बन सकती है। इसलिए क्या? यही कि अब हमें राख के ढेर में से चिंगारी ढूंढने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्या हम दोनों राख का ढेर हो चुके हैं? आप नहीं, मैं। अरे, ये भी हम क्या कहानी ले बैठे। आपको तो क्लब जाना है। तो इनसे भेंट हो गई? आओ अनुराधा, तुम तो इनसे मिल चुकी हो। हाँ, लेकिन परिचय अब हुआ है। आप शारदा बहन हैं। शारदा नहीं, सुनंदा। हाँ, तो कल आपको किस समय फुर्सत होगी? कल शाम को इसी समय ठीक रहेगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। कल लड़की को, इला को जरूर साथ लाना। और वहाँ से चलते समय तुम मन ही मन खुश हुई थी कि तुम अपनी सौत अनुराधा के मन में संदेह का बीज बो चुकी हो। और फिर दूसरे दिन तुम इला के साथ शंकर देव की कोठी में पहुंची, अपने होने वाले दामाद ज्ञान वर्मा और उसके माता पिता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि तुम्हारा शंकर देव से बाकायदा विवाह हुआ था और उसी विवाह के परिणाम स्वरूप इला पैदा हुई। नमस्ते डैडी। अरे इला बेटी, आओ आओ आओ, मेरे पास बैठो। अरे शंकर, ये तो बिल्कुल तुम पर गई है। कौन कह सकता है कि तुम्हारी बेटी नहीं? ज्ञान और उसके माँ बाप को विश्वास हो जाए तो... बेटी के लिए तुमने वर अच्छा चुना है। तो क्या आप ज्ञान से मिल चुके हैं? हाँ, कल तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ आया था। हमें तो उसने नहीं बताया। खैर, मुझे उसने सब कुछ बता दिया है। उसके माँ बाप भी पूर्वी अफ्रीका के उसी शहर में रहते हैं जहाँ तुम माँ बेटी रहती हो। इस रिश्ते को पक्का करने के लिए वो भी दिल्ली आए हुए हैं। ज्ञान लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था और इला लंदन यूनिवर्सिटी में समाज शास्त्र की डिग्री के लिए पढ़ रही थी। दोनों वहाँ मिले, प्रेम हुआ और... दादी। लेकिन ज्ञान अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? वो आ चुका है। क्या मतलब? वो तुम दोनों से पहले ही यहाँ पहुँच गया था। कमाल है, हम उसे होटल में ढूंढते रहे और वो यहाँ पहले ही पहुँच गया। लेकिन उसके साथ तो ये तय पाया था कि वो हमारे साथ यहाँ आएगा। कहाँ है वो? साथ वाले कमरे में बैठा है और उसके माँ बाप कोठी के पास ही एक रेस्तोरां में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान का यह अजीब व्यवहार, ये उतावलापन मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्यों इला? यदि आप चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। कहिए। लगता है तुमने अफ्रीका में बहुत सा धन अर्जित किया है। हाँ, थोड़ा बहुत किया है। और वो तुमने अपनी इकलौती लड़की इला के नाम कर दिया है। हाँ। तो मेरे विचार में ज्ञान का अजीब व्यवहार उसी धन को पाने की उतावली के कारण है। बिल्कुल गलत। वो रुपए की लालच से एकदम अछूते हैं। हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ बेटी, लेकिन मेरा अनुमान ठीक भी हो सकता है। क्यों ना मेरी बात को कसौटी पर कस लिया जाए? कैसे? मैं ज्ञान को अभी बुलाता हूँ। मैं उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति रखूंगा जिसका अनुमोदन तुम और तुम्हारी माँ को करना होगा। मंजूर? मंजूर। भोला, साथ वाले कमरे में जो साहब बैठे उन्हें यहाँ भेज दो। आइए मिस्टर ज्ञान वर्मा। नमस्ते माँ जी। आप तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए। हाँ, आपने देर जो कर दी इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, बैठो बेटा। हाँ, तो शारदा, नहीं सुनंदा, तुम इन्हें कुछ दिखाना चाहते हो? ये फोटो है आपका और मेरा। आप पहचानते हैं इसे? अरे क्यों नहीं, ये तो हम दोनों के विवाह के अवसर पर खींचा था जब तुम सुनंदा नहीं शारदा थी। अब ये फोटो आप ज्ञान जी को पकड़ा दीजिए। लो बेटा। अरे, अगर आप ये फोटो वहीं अफ्रीका में दिखला देती तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ आना आवश्यक था। वहाँ अफ्रीका में आप ये तो मान जाते कि मैं कभी शारदा थी,
लेकिन ये मेरे पति हैं, ये बात शायद ये बेज़बान फोटो न बता सकता। और इला इनकी ही बेटी है, ये आपको बाप बेटी की एक सी शक्लों से पता चल गया होगा। धन्यवाद बहन। क्यों ज्ञान जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? देखिए, मुझे तो कभी संदेह था ही नहीं। मैं तो केवल अपने माता पिता की तसल्ली करना चाहता था। अब क्या उनका संदेह दूर हो जाएगा? अवश्य। अच्छा, तो मैं चलूं? आप शायद अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। जरा 1 मिनट के लिए रुक जाइए। एक निवेदन मेरा भी है। हाँ हाँ, आज्ञा कीजिए। अब चूंकि बात साफ हो गई है और संयोगवश आपके माता पिता भी यही हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके साथ सेला का विवाह अफ्रीका लौटने से पहले यहीं दिल्ली में हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं कन्यादान करना चाहता हूँ। लेकिन रुक क्यों गए? कहिए। देखिए, मैं अभी अभी लंदन से बैरिस्ट्री करके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि विवाह से पहले मैं अपनी प्रैक्टिस जमा लेता तो ठीक रहता। वो तो विवाह के बाद भी जम सकती है। हाँ, लेकिन हम सोच रहे थे कि अपनी कोठी बन जाने पर ही वकालत का काम शुरू किया जाए। और आप कोठी बनवा रहे हैं? मैं कहाँ? तो आपके पिताजी? जी नहीं। देखिए, इलाजी की बातचीत से मेरी ये धारणा बनी थी कि ये मुझसे विवाह करके एक शानदार कोठी में रहना चाहेंगी और उस कोठी का प्रबंध इलाजी भारत से लौटते ही कर देंगी। अच्छा। और उस कोठी में ही मेरी कीमती कानूनी पुस्तकों की लाइब्रेरी का प्रबंध भी हो जाएगा। और वो प्रबंध भी मुझे ही करना होगा। हाँ, और पिताजी का ख्याल था कि अगर विवाह से पहले मेरे नाम बैंक में कुछ पैसे का प्रबंध। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं विवाह से पहले ऐसा कोई प्रबंध न कर सकूंगी। क्या? तो ज्ञान जी, ऐसे हालात में आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार होगा कि आपका इला से विवाह अफ्रीका लौटने से पहले यहीं दिल्ली में हो जाए। देखिए, इस संबंध में मुझे अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। हाँ, आपने बताया था कि आपके माता पिता पास ही एक रेस्तरां में बैठे हैं। अभी जाकर उनसे पूछिए। हाँ, पूछाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। मेरा अनुमान है कि वो अब नहीं आएगा। क्यों मिला? ज्ञान ने तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। मुझे उससे ऐसी आशा नहीं थी। विवाह से पहले ऐसी हालत है तो विवाह के बाद पता नहीं क्या करते। अब इनके यहाँ संबंध करना ठीक नहीं होगा। क्यों इला? मम्मी, तुम ठीक कहती हो। मैं ऐसे स्वार्थी आदमी का मुंह तक देखना नहीं चाहती। बेटी, जरा धीरज से काम लो। लगता है कि आप दोनों की लंबी यात्रा व्यर्थ ही गई। नहीं, इसी बहाने आप सबके दर्शन हो गए और आपकी चरण रज फिर मस्तक को लगा पाई हूँ। खैर, अब हमें लौटने की तैयारी करनी होगी। मैं समझता हूँ कि यदि तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाती तो यहाँ इला के लिए वार्ड ढूंढ लेते। लेकिन इन्हें वहाँ अफ्रीका में अपनी जायदाद की देखभाल भी तो करनी होगी। आप ठीक कहती हैं अनुराधा बहन, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वर यहाँ शायद आसानी से मिल जाए। इस कर्तव्य का पालन तो हम भी कर सकेंगे। धन्यवाद, पर आपको ये कष्ट देना उचित न होगा, इसलिए मैं सोचती हूँ हम थोड़े दिन यहाँ रुक ही जाए। और इस तरह तुमने दिल्ली में कुछ और दिन रुकने का बहाना ढूंढ ही लिया। लेकिन तुमने महसूस किया होगा कि अनुराधा तुम्हारी बात को समझ गई थी, इसीलिए वो चाहती थी कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। और कल रात शंकर देव ने अनुराधा से हुए झगड़े का पूरा हाल तो तुम्हें सुनाया ही था। शंकर, मैं समझती हूँ कि उनका अधिक देर दिल्ली में रुकना उनके अपने प्रति ही नहीं, हमारे प्रति भी अन्याय होगा। हमारे प्रति अन्याय? हाँ। अब एक बात कहूँ? कहो। दबी हुई आग को जगाने की कोशिश न करो, न दया के नाम पर और न प्रेम के बल पर। तुम्हारे मन में अकारण ही संदेह मंडराने लगा है। मैं अंधी और बहरी नहीं हूँ। कल से इस कोठी और उस होटल के बीच टेलीफोन का जो संबंध जुड़ गया है वो मुझसे छिपा नहीं है। बेकार में बात का बतंगड़ न बनाओ। शंकर, उसके प्रति आज तुम्हारे मन में जो कोमल भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं को उसकी सौत लाने से पहले यदि अपने मन में लाते तो उचित था। वो ईर्ष्या की भी एक सीमा होती है। एक चमचमाते महल की ओर कदम उठाने से पहले ये ना भूल जाना कि यहाँ तुम्हारी फूलों और लताओं से सजी हुई सुंदर झोपड़ी भी है। ऐसी झोपड़ी जिसे बनाने और संवारने में किसी ने जीवन भर तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाया है, तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों का बल दिया है। अब उस चमचमाते महल का मोह इस झोपड़ी को जलाकर राख कर देगा। तुम मुझे इस तरह डरा नहीं सकती। आखिर वो भी मेरी पत्नी है, मैंने उसके प्रति अन्याय किया है। अन्याय? ये मत भूलना शंकर
कि अन्याय के ऊपर एक और अन्याय करने से अन्याय न्याय नहीं बन सकता। और अब जो हो रहा है उससे लगता है कि अनुराधा की आशंका निराधार नहीं थी। ठीक है, लेकिन उन पर जितना अनुराधा का अधिकार है उतना ही मेरा भी है। मेरे साथ उन्होंने अन्याय किया था। अब अगर वे खुद ही उस अन्याय का प्रतिकार कर रहे हैं तो अनुराधा को झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जो कुछ हुआ है हो रहा है। हैं? इतने सवेरे कौन आया? शायद इला घूम कर लौट आई। अरे आप बड़ी जल्दी लौट आए। रात को 1 बजे तो गए थे। सो नहीं सका। इला कहाँ है? अभी अभी घूमने निकली है। क्या अनुराधा से कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा तो नहीं, लेकिन साफ साफ बात अवश्य हो गई। क्या बात हुई? क्या वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी थी? हाँ। फिर? मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपने हृदय की पुकार का दमन नहीं कर सकता। मैं 1 आध दिन और रुक जाते तो शायद ठीक रहता। खैर, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? यही कि उसकी खीज और बढ़ गई। फिर वो रोने लगी और ओह, वो भूल गई कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ था। अन्याय मैंने किया था और अब उसका दंड भी मुझे ही भोगना होगा। शारदा, अब मैंने जो निश्चय किया है वो पक्का है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा क्या निश्चय है? मेरा निश्चय? मैं तो जन जन की तुम्हारी दासी हूँ। मेरी शारदा, शारदा रानी। ये कौन आया? देखता हूँ। अरे लीला। नमस्ते डैडी। कराई सर? जी। आज आप भी घर से जल्दी निकल आए? हाँ, एक जरूरी फैसले के बारे में सलाह करनी थी। हो गया फैसला? हाँ। क्या है आपका फैसला? ये कि अब मैं तुम दोनों के साथ अफ्रीका चलूंगा। और यहाँ का घर? वो अनुराधा और उसके दोनों बच्चों के पास रहेगा। और उनकी देखभाल कौन करेगा? अनुराधा स्वयं। मेरी यहाँ की जायदाद काफी है। डैडी, आपने ये गलत फैसला किया है। बेटी, ये क्या कह रही हो? डैडी, यदि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूँ तो आप सुनेंगे? कहो। जो आपने 20 साल पहले फैसला किया था वो अन्याय था, और अब जो आप करने जा रहे हैं वो उससे भी बड़ा अन्याय है। इसलिए क्या? इसलिए मैंने भी एक फैसला किया है। वो क्या? आप और मम्मी अफ्रीका चाहिए। मैं यहीं दिल्ली में रहूंगी। क्या? लेकिन ईला, तुम यहाँ दिल्ली में कहाँ रहोगी? अपनी दूसरी मम्मी के पास। क्या अनुराधा के पास? हाँ। लेकिन क्यों? माता पिता द्वारा पैदा की हुई उलझन को शायद सुलझा सकूं। बेटी, ये उलझन तुम्हारे सुलझाए न सुलझ सकेगी। जरा हमारी ओर देखो। देख रही हूँ, और आपसे ही प्राप्त स्फूर्ति मुझे रास्ता दिखा रही है। अनुराधा तुम्हें अपने पास रखने को तैयार? जी हाँ, मैं अभी घूमने नहीं, उन्हीं से मिलने गई थी। क्या तुम्हारी अनुराधा मम्मी मुझ पर बहुत नाराज है? नाराज नहीं, आश्चर्यचकित है। मम्मी, आपने खुद जो मुसीबत झेली उसे में आप उन्हें क्यों धकेल रही हैं? ओह, मुझे रह रहकर इस बात पर ग्लानि हो रही है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वही अब डैडी के दूसरे बच्चों कुमुद और रमेश के साथ होने जा रहा है। जैसे मैंने पिता का प्यार खोया था वैसे ही कुमुद और रमेश भी खोने जा रहे हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि बेटी, भावुकता के आवेश में आकर जो कुछ सोचा जाए किया जाए वो ठीक नहीं होता। जानती हूँ, आज भावुकता के विरुद्ध एक बवंडर छेड़ दिया गया है बेटी। लेकिन मैं मानती हूँ कि भावुकता खोकर मनुष्य मानवता ही खो देता है। खैर, हाँ, मैं चलूंगी। कहाँ? अपने नए घर। मम्मी, कुछ कपड़े मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरा बाकी सामान होटल से उधर भिजवा देना। ओह शंकर, मेरा साहस मुझे छोड़ रहा है। शारदा, बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते। बच्चों को छोड़ो, लोग क्या कहेंगे? आगे पीछे दाएं बाएं जिधर भी हम चलेंगे उनकी आलोचना का रूप एक ही होगा। क्या? हमारा उपहास। इसलिए जग का भय हमें त्यागना होगा। हाँ, अगर तुम्हारी अपनी आत्मा। अब कौन आया? देखता हूँ। अरे अनुराधा, तुम? अनुराधा यहाँ कैसे आई? इला को ढूंढ? नहीं, वो तो मुझे अभी जाते जाते मिली थी।
उसको तुमने ठीक प्रेरणा नहीं दी। मैंने उसे प्रेरणा दी है, ये तुमने कैसे मान लिया? खैर, उसने जो फैसला किया है उसका मैं कोई अनुचित लाभ नहीं उठाऊंगी, ये मैं आप दोनों को विश्वास दिलाती हूँ। दरअसल अब मैं एक नया प्रस्ताव लेकर आप दोनों के पास आई हूँ। कैसा प्रस्ताव? प्रस्ताव ये है कि आप और सुनंदा बहन अब यहीं रहें। यहीं? हाँ, यहीं, अपने घर में, क्योंकि मैंने वो घर छोड़ने का निश्चय कर लिया है। क्यों? बहन सुनंदा इस घर से गई थी अपनी संतान साथ लेकर, लेकिन मैं ये कृपा भी नहीं चाहूंगी। आपके यहाँ जैसे अकेली आई थी वैसे ही अकेली चली जाऊंगी। नहीं नहीं, शिव मुझे शायद दंड देना चाहते। नहीं बहन नहीं, आपका दोष ही क्या है? 20 वर्ष तक मैंने मिलन सुख का भोग किया और आपको विरह की यातना झेलनी पड़ी। अब आपको कम से कम उतने ही वर्ष मिलन सुख और मुझे मेरा यातना मिलनी चाहिए। देखो अनुराधा, यदि तुम समझती हो कि इस तरह की धमकी से तुम मेरे फैसले को बदल सकोगी तो ये तुम्हारी भूल है। ये कोई धमकी नहीं है शंकर, मैं स्वेच्छा से जा रही हूँ। भगवान करे आप दोनों का पुनर्मिलन सुखमय हो। अनुराधा, सुनो अनुराधा, अनुराधा। चली गई। लगता है ये अपना संतुलन खो चुकी है। ओह, कोई अनिष्ट न हो जाए। जाइए, उसे रोकिए। उसे रोकने की जरूरत नहीं, वो निश्चय ही घर गई है। नहीं नहीं, वो घर नहीं जाएगी। उसकी आंखों से जो चिंगारियां फूट रही थी वे कोई और ही संकेत दे रही थी। ओह, यदि उसने कुछ कर लिया तो हमारी भावी जीवन की योजना टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आप जल्दी जाकर उसे रोकिए। जाइए, जाइए ना। क्या कहा? अनुराधा कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई? हाँ। ओह, मुझे जिस दुर्घटना की आशंका थी। वो अस्पताल में है, इला भी वहीं पर है। आओ, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं, मैं न जा सकूंगी। क्यों? अनुराधा से डरती हो? अनुराधा से नहीं, मैं ईला से डरती हूँ। ओह, उसके नेत्रों से फूटने वाली वो मूक आलोचना मेरे प्राण ले लेगी। आप जाइए, जल्दी जाइए अनुराधा के पास। आपकी यहाँ नहीं, वहां जरूरत है। अच्छा, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ। तुम यहीं होटल में रहना, कहीं जाना नहीं। बैरा, बैरा। जी मैम साहब। मैनेजर साहब से कहो मेरा बिल तैयार कर दें। मैं अभी आकर हिसाब चुकाती हूँ। और हाँ, जल्दी से एक टैक्सी भी मंगवा दो। मैम साहब, आप जा रही हैं? हाँ, ये लो बख्शीश। अच्छा, जल्दी से टैक्सी मंगवाओ। बहुत अच्छा मैम साहब। यही है मेरी नियति। जो सपना देखा था उसे हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा। अफ्रीका ही तो लौटना होगा, और जा ही कहाँ सकती हूँ। हाँ, मुझे अकेली ही लौटना होगा। आई थी तो कम से कम बेटी का सहारा था। आज वो भी गया। खूब नाम की भीख मिली मुझे। नाम की भीख। अभी आप पृथ्वीनाथ शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे चिरंजीत। ध्वनि संयोजन सुदर्शन कुमार का था और तकनीकी सहयोग R.C. पांडे का। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मीना विलियम्स, सरल नांगिया, श्याम अरोड़ा, नीरज शर्मा, कृष्ण कुमार नरूला और शर्मिला मलकानी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के
दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।